I want everyone to solve this question for me. जल्दी से. आय ने पहले सही जवाब दिया था और फिर जो है वो शक शुबा में मुब्तला होके जो है वो गलत आंसर दे दिया. अच्छा, तो टू डू दिस क्वेश्चन रिमेंबर इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस है. नेट फोर्स भी जीरो होना चाहिए और नेट मोमेंट भी जीरो होना चाहिए. टू नॉट फॉरगेट दीज टू कंडीशंस. अच्छा, सो अब बारी बारी सब में चेक कर लेते हैं. ये ज्यादा आसान होगा नेट फोर्स चेक करना. पहले इसको लेके हम सारी चीजें चेक कर लेते हैं. अच्छा, इफ यू लुक एट दिस, इसमें नेट फोर्स जीरो है. हाफ एफ ऊपर, हाफ एफ ऊपर, एफ नीचे. हाफ प्लस हाफ एफ ऊपर और एफ नीचे. एफ एफ कैंसिल. नेट फोर्स तो जीरो है, बिल्कुल है. हाफ एफ एफ ऊपर, एफ नीचे, कैंसिल आउट. अच्छा, इसमें देखोगे ये एफ इस एफ को कैंसिल आउट कर देगी, ये एफ इस एफ को कैंसिल आउट कर देगी. राइट, दो एफ ऊपर है, दो एफ नीचे है, कैंसिल आउट हो जाएगा. इसमें भी नेट फोर्स जीरो आ गई. आई होप सबको समझ में आ रहा हो. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फौरन से टोके. ठीक है. अच्छा, सी को देखते हैं. ये एफ ऊपर है, ये एफ ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ कितने आ गए? दो एफ आ गए. सिर्फ एक एफ नीचे है, तो क्या मतलब हुआ? इसके अंदर नेट फोर्स ही जीरो नहीं है. टू एफ ऊपर, एफ नीचे, यानी एफ ऊपर आ रही है नेट में. सही है. देयर इज अ नेट फोर्स ऑफ एफ इन द अपर डायरेक्शन. अच्छा, इसको देखोगे, ये हाफ एफ एफ बने, ये हाफ एफ एफ बने. एफ ऊपर, एफ नीचे, अगेन नेट फोर्स जो है वो जीरो आ रही है. तो नेट फोर्स को इस्तेमाल करते हुए वी सी के तीन डायग्राम्स हमें अभी तक सही लग रही है. अच्छा, नेट मोमेंट कंसीडर करते हैं. नेट मोमेंट के लिए क्या करेंगे? लेट्स पुट अ पिवट. ठीक है, कहीं ना कहीं हमें इन सब में पिवट रखना पड़ेगा. अपनी मर्जी से चूज करते हैं. आई एम गोइंग टू फॉर दिस एग्जांपल पुट द पिवट ओवर हियर. जब मैंने पिवट इधर रखा तो ये देख रहे हो कि इस पिवट ने इस एफ को खत्म कर दिया. राइट. अच्छा, अब ये हाफ एफ क्या बनाएगा? ये हाफ एफ बना रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट और ये हाफ एफ बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट. हाफ एफ क्लॉकवाइज, हाफ एफ एंटी क्लॉकवाइज. ऐसा ही है. सो जब हाफ एफ क्लॉकवाइज है, हाफ एफ एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों बीच में से ही मैंने डिस्टेंसेस ले रहा हूं, तो अगर ये डी है तो वो भी डी होगा. तो इसका मतलब है कि हाँ, हाफ एफ का क्लॉकवाइज हाफ एफ के एंटी क्लॉकवाइज के बराबर है. नेट मोमेंट भी इसमें जीरो है. सो मुझे अभी तक तो ए सही लग रहा है, लेकिन फॉर कंफर्मेशन बाकी सब भी चेक कर लेते हैं. ये तो चेक नहीं करेंगे, कोई पहले ही गलत है. बी को जरा चेक कर लेते हैं. पिवट रखते हैं यहां पे. पिवट अगर यहां पे रखेंगे तो मजे की बात देखो, ये दो फोर्स कंसिडर नहीं करेंगे. वी विल नॉट कंसिडर दीज टू फोर्सेस. लेकिन ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स क्या बना रही है? एक कपल बना रही है. एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, दोनों पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड. सो ये एफ कपल बनाना शुरू कर देंगी. नेट मोमेंट इसमें जीरो नहीं है. सो बी इज रॉन्ग. सी चेक नहीं कर रहे हैं, डी को चेक करते हैं. डी को जब देखूंगा तो डी के लिए ऐसा करते हैं, ये दोनों फोर्सेस जो है वो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन हम कंसिडर कर सकते हैं. यहां पे पिवट रख देते हैं अपनी आसानी के लिए. तो जब ये देखोगे तो पिवट जब यहां पे रखा है, आपको काफी क्लियरली दिख रहा होगा भाई, ये डिस्टेंस जो है वो अलग आ रहा है. ये सपोज करते हैं ये डिस्टेंस जो है वो डी है. ठीक है, वो वाला डिस्टेंस क्या होगा? वो डिस्टेंस ऑब्वियसली 2d होगा. ऐसा ही होगा. वो अगर d है तो ये 2d होगा, डबल होगा. सो हाफ एफ 2d ये क्या बना रहा है? दिस इज मेकिंग अ एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज मेकिंग अ क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. ठीक है. अच्छा, लेकिन ये हाफ एफ इंटू 2d है, तो यानी इसका मोमेंट क्या आया? इसका मोमेंट आया हाफ एफ इंटू 2d. ये आ गया एफ डी. और इसको देखोगे तो ये आएगा हाफ एफ डी, हाफ एफ इंटू डी. ये दोनों बराबर नहीं हुए, यानी अगेन इसमें नेट मोमेंट जो है वो इक्वल टू जीरो नहीं है. राइट, इक्वल टू जीरो नहीं है. सो सही है. सबको समझ में आया हाउ आई वर्कड आउट ए? एंड आपके इवेंट आए वेरी गुड. आए इनिशियली जो है वो बिल्कुल सही थी. किसी कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? क्योंकि मैंने जल्दी से गोवर किया है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद किसी को कोई समझ नहीं आया, तो प्लीज मुझे जवाब दे दें. ओके, नो प्रॉब्लम. Two coplanar forces act on the rim of a wheel. The forces are equal in magnitude. Which arrangement of forces provides only a couple? A, B, C, D. इनमें से कौन सी कपल है? इजी पीजी. तो कुछ एमसीक्यूज लाजिमन आपके पेपर में ऐसे भी आएंगे जो विद इन 0.1 सेकंड जो है वो सॉल्व हो सकते हैं. अच्छा, ये बड़ा मजे का सवाल है और इससे जो है वो हमें एक नई चीज सीख रही है. ठीक है. A cylinder of weight W is placed on a smooth slope.
The contact force of the slope on the cylinder is R. A thread is attached to the surface of the cylinder. The other end of the thread is fixed. सही है? Weight, R और thread, आपको तीनों forces, तीनों चीजें जो है वो मार्क करके दी है इसमें. Which diagram shows the cylinder in equilibrium? इसमें से कौन सी डायग्राम जो है वो इक्विलिब्रियम दिखा रही है? Actually, so let's start discussing. देखो है तो ये स्मूथ स्लोप, तो फ्रिक्शन फोर्स तो नहीं होगी, ठीक है. अच्छा, एक R है, एक W है, और ऑब्वियसली एक थ्रेड है. थ्रेड को जब सिलेंडर नीचे जाने की कोशिश करेगा तो थ्रेड को खींचेगा, तो थ्रेड ऑटोमेटिकली एक टेंशन फोर्स ऐसे प्रोड्यूस कर रहा होगा अपनी एक्सटेंशन को रोकने के लिए, राइट. सो इट्स टेंशन फोर्स लाइक दिस. अच्छा, अब देखो इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए दो कंडीशन थी. एक थी नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए और एक थी नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए. अच्छा, मसला क्या है, किसी का मैग्नीट्यूड नहीं दिया हुआ, ना ये एंगल वेंगल बताए हुए, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो जरा मुश्किल जो है वो हो जाएगा कैलकुलेट करना. वैसे करते हैं नेट मोमेंट को देखते हैं जरा. अच्छा, नेट मोमेंट को जरा देखोगे अगर, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझानी है, पिवट बड़ी अच्छी चीज है, ठीक है. अच्छा, इसमें ऐसा करते हैं, ये डब्ल्यू आर ऐसे है, इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन मतलब इसमें से पास करी, तो मैं ऐसा करता हूं, मैं पिवट यहां पे रख देता हूं. जब पिवट यहां पे रखा तो ये नजर आ रहा है कि टेंशन का जो है वो पिवट के साथ मोमेंट आएगा. इवन इफ आर और डब्ल्यू का नहीं है, टेंशन का आ रहा है, सो दिस इज नॉट इन इक्विलिब्रियम. नेट मोमेंट इसमें जीरो नहीं होगा. अच्छा, नाउ लेट्स चेक ओवर हियर. वेट डब्ल्यू आर भी है, ये तो वही डायग्राम है, इसमें डिफरेंस क्या है? लिटरली गिव द सेम डायग्राम माशाल्लाह से. अच्छा, वो ऊपर से लगी हुई थी, वाह भाई वाह. खैर, ये भी वही डायग्राम है. पिवट अगर यहाँ पे रख दूं तो टेंशन का अभी भी मोमेंट आ रहा है, वो जीरो नहीं आएगा. अच्छा, नाउ इफ यू लुक एट डी, तो डी में भी डब्ल्यू आर वहीं से पास कर रहे हैं भाई, पिवट यहाँ पे रखो तो अभी भी दिख रहा है टेंशन का नेट मोमेंट, मतलब नेट मोमेंट जीरो नहीं होगा, टेंशन का एक मोमेंट आएगा. सही है. अच्छा, बड़ा केयरफुली देखोगे तो इफ वी पुट द पिवट वेयर मोस्ट ऑफ द लाइंस ऑफ एक्शंस पास थ्रू, तो हमें ये नजर आता है कि इस केस में तमाम फोर्सेस जो हैं वो पिवट पी में से गुजर गई हैं. सो व्हाट डज दैट मीन कि इस वाली केस में इक्विलिब्रियम है, नेट मोमेंट जो है वो जीरो है, ठीक है. और ये इसी तरीके के बराबर है कि आप मोमेंट अगर आप पिवट यहां पे भी रखते हैं तो वही कैलकुलेशन होती, वही आंसर आता फाइनल, ठीक है. इसको कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि यहां पे पिवट रखा आपने, तो अगर आप पिवट यहां पे रखते तो कैलकुलेशन अगर होती, कैलकुलेशंस करनी पड़ती, चीजें कैलकुलेट आउट करनी पड़ती, लेकिन इन दी एंड मोमेंट वही आता जीरो. तो पिवट आप अपनी मर्जी से कहीं भी रखो, आपकी मर्जी है वो, और रखने की कोशिश ना करो, वहां रखने की कोशिश करो जहां पे मोस्ट ऑफ द लाइंस ऑफ एक्शंस जो है वो वहां से गुजर रही. और ये इक्विलिब्रियम की एक और अच्छी निशानी है कि अगर इक्विलिब्रियम होगा ना, तो कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जहां पे पिवट रख सकते हो और सारी की सारी लाइंस ऑफ एक्शन जो है वहां से गुजर जाएंगी. क्या क्या बोल रहा हूँ जरा गौर से समझना इसको, कि अगर इक्विलिब्रियम है तो होगा ये कि एक ऐसा पॉइंट डायग्राम में जरूर होगा जहां पे अगर आपने पिवट रख दिया तो सारी की सारी लाइंस ऑफ एक्शंस वहां से गुजर जाएंगी और वहां पे नेट मोमेंट आपका जीरो आ जाएगा, ठीक है. इस पे जरा हम गौर करेंगे एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ये मुश्किल सवाल है, ठीक है. अ लाइट रिजिड रॉड, अ लाइट रिजिड रॉड, ये भी चीजें हमने जरा समझनी है. ये जो ग्लॉसरी है आपकी, लाइट का मतलब है कि इस रॉड का अपने ओन पे कोई वेट नहीं है, सही है. अच्छा, हैज एन ऑब्जेक्ट वेट W फिक्स्ड एट वन एंड, द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम रेस्टिंग ऑन अ सपोर्ट एट Z एंड अ वर्टिकल वॉल एट X. The support exerts a force R on the rod as shown. The diagram shows the directions but not the magnitudes of the forces R and W. What is the direction of the force on the rod at X? ठीक है. अच्छा, now you all know कि ये चीज जो है वो है किस चीज में, इक्विलिब्रियम में, राइट. अच्छा जी, अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या होना चाहिए, होना तो ये चाहिए भाई नेट फोर्स भी आपकी जीरो आए और नेट मोमेंट भी आपका जीरो आए, है ना. मसला क्या है, इन्होंने सिर्फ डायरेक्शन मार्क करके दे दिए, बाकी कुछ नहीं बताया. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस डायग्राम. तो जरा हम वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली कुछ चीजें हटाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीजें वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अच्छा, अगर आप देखोगे वेट तो ऑलरेडी वर्टिकल है, ठीक है, वेट ऑलरेडी वर्टिकल है. आर जो है, हाँ वो जरा टेढ़ा है, तो आर का जरा जो है वो हम सीधा कर लेते हैं उसको देखने के लिए कि फोर्सेस कैसी बनती हैं. अगर आप आर को रिजॉल्व करोगे तो यू नो भाई आर का एक कंपोनेंट आएगा ऐसे, आर वाई, और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे,
आर एक्स, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब ये याद रखना कि ये जो पॉइंट एक्स है ना, हमेशा लाजमी यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स होगी। हमेशा कांटेक्ट के पॉइंट पे हमने हमेशा देखी है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो होती है, बाकी फ्रिक्शन फोर्स भी डेवलप हो सकती है ना, क्योंकि रॉड क्या चाहिए, रॉड तो ये चाहिए ना कि नीचे फिसल जाए, नीचे गिर जाए, लेकिन यहाँ पे रुकी हुई है तो कोई ना कोई फ्रिक्शन का वेक्टर होगा, कुछ ना कुछ और केस सिनेरियो होगा जो रोक के रखा है। बट द प्रॉब्लम इज इस कांटेक्ट पॉइंट पे ना, ये जो हिंजेस होते हैं, ये इस तरह से रॉडे लटकी हुई होती है, जो भी होता है, इस पे ना बहुत मुश्किल होती है टू वर्क आउट यूजिंग नेट फोर्सेस। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा पॉइंट है, इस पे पता ही नहीं है ना, इस पे पता ही नहीं है कांटेक्ट ऐसा रहा कि नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इधर है, फ्रिक्शन ऊपर है, ये मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकता, मुझे नहीं पता, मैं सही तरह से अंदाजा नहीं लगा सकता। तो इस पे सबसे अच्छी अप्रोच क्या होती है, इसको दिमाग में रखिएगा कि इसमें आप अक्सर और बेशतर जो है ना पिवट यहाँ पे रख दिया करिए। ठीक है, खैर बहरहाल अभी हमारी डिस्कशन वो नहीं है, इट्स फॉर अ लेटर डिस्कशन कि जो फोर्सेस जब नहीं पता होती है ना, वहां पे उठा के पिवट रख दिया करो, काफी आसानी से चीज सॉल्व हो जाएगी। अच्छा, बट नाउ लेट्स डिस्कस अभी फिलहाल कुछ चीज। सबसे पहले तो ये देखो, अगर डब्ल्यू नीचे की तरफ है और आर वाई ऊपर की तरफ है, तो चलो मान लिया हमने कि आर वाई जो है वो डब्ल्यू को शायद हो सकता है कैंसिल आउट कर रहा हो। ठीक है, लेट्स एंटरटेन दी पॉसिबिलिटी कि शायद आर वाई और डब्ल्यू बराबर हो, शायद कैंसिल आउट कर दे। अच्छा, मसला क्या है भाई, देखो आर एक्स भी तो है, आर एक्स इज लेफ्टवर्ड्स, अगर आर एक्स लेफ्टवर्ड्स है तो इसका मतलब है अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो देयर मस्ट बी फोर्स लाइक दिस, राइट? देयर मस्ट बी अ फोर्स ओवर हियर लाइक दिस, राइट की तरफ, इस लेफ्ट को कैंसिल आउट करने के लिए ऐसा होना चाहिए भाई। अगर राइट लेफ्ट की तरफ आ रही है तो राइट की तरफ भी फोर्स होगी, लाजमी होगी। ठीक है, तो कैन आई से सी इज रॉन्ग एंड डी इज रॉन्ग, ऐसा कह सकता हूं? ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं भाई, मैंने अभी बताया कि हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर सिर्फ हॉरिजॉन्टल है तो फिर वो राइट की तरफ होगी। हमने ये देख लिया, सी बोल रहा है भाई कंप्लीटली लेफ्ट, गलत। डी क्या बोल रहा है? डी ये बोल रहा है कि राइट होगी एक और एक नीचे की तरफ होगी। आई होप एवरीवन कैन सी एंड वी जस्ट वर्कड आउट भाई, अगर कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो वो कैसी फोर्स होगी? वो लाजमी राइट की तरफ होगी। रेजोल्यूशन करके देखी हमने अभी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैंने, जो है वो, सॉरी डी गलत नहीं होगा, डी गलत नहीं होगा, बी गलत होगा। ठीक है, व्हाई इज दैट? बी क्यों गलत है? बिकॉज अभी हमने वर्कआउट किया कि राइट की तरफ होनी चाहिए फोर्स। तो ये तो देखो, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक फोर्स होगी लेफ्ट की तरफ और एक फोर्स होगी डाउनवर्ड्स, राइट? एंड वी जस्ट वर्कड आउट कि ऐसा नहीं हो सकता है। यू डू नॉट नीड अ लेफ्टवर्ड फोर्स, यू नीड अ राइटवर्ड फोर्स, एटलीस्ट राइटवर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो बी और सी गलत। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, आके क्लियर हो गया बी क्यों नहीं आंसर? अच्छा, अब इसमें जो है ना, अब और देखोगे कि इसमें ना ये वर्कआउट करना बहुत मुश्किल है भाई। हमें आर वाई नहीं दिया हुआ ना डब्ल्यू दिया हुआ, डब्ल्यू बड़ा है आर वाई बड़ा है। डब्ल्यू पता होता अगर बड़ा है तो हम क्या बोलते हैं, हम हमें नीचे तरफ अगर फोर्स बड़ी तो ऊपर की तरफ चाहिए हुई तो हम कर लेते हैं ऐसी सॉल्व। लेकिन मसला क्या है, पता ही नहीं है मैग्नीट्यूड। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने इतनी बात तो देख ली, इतनी बात तो हमने क्लियर कर ली। अब बहुत गौर से अगर देखो, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस एंड पुल दिस डायग्राम अ बिट टू द साइड। ठीक है, इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, ये ले लेते हैं और CTRL-Z कर देते हैं। ठीक है, अगर मैं इस डायग्राम को साइड पे ले आऊं, ठीक है, अभी हमने बात किया अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जहां से अगर पिवट वहां पे रख दो तो तमाम की तमाम फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन वहां से गुजर जाएंगी। ठीक है, अच्छा ऐसा करते हैं, इन सब की, इन दोनों की तो एटलीस्ट जो है वो लाइन ऑफ एक्शन खींच के बड़ी करते। इफ आई डू दैट तो आपको नजर आएगा कि वेट के लिए, चलिए ये बनाना बड़ा मुश्किल होगा तो मैं इधर से ही बना रहा हूं। अगर मैं वेट की लंबी कर दूं इस तरीके से, अगर मैं ऐसे कर दूं तो मैंने ऐसे कर दी। ठीक है, अगर मैं आर की लंबी कर दूं तो आर की जब लंबी करूंगा तो आर की होगी लाइन ऑफ एक्शन कुछ इस तरीके से, है ना? अभी नजर आ रहा है, एक कॉमन म्यूचुअल पॉइंट आ रहा है, देयर कम्स अ कॉमन म्यूचुअल पॉइंट। ये पॉइंट आ रहा है, लेट्स टेक दिस एज द पिवट, लेट्स टेक दिस एज द पिवट। भाई अगर ये डब्ल्यू और आर को लंबा किया और इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक म्यूचुअल पॉइंट में से गुजर रही है तो मैं ये पिवट ले लेता ताकि दोनों फोर्स को कैंसिल आउट करना ही नहीं पड़े कंसिडर। लेकिन मजे की बात ये है, अगर ये सब कुछ इक्विलिब्रियम में है
इफ ऑल ऑफ दिस इज इन इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब है एक्स पे भी जो फोर्स है उसकी भी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो इसमें से गुजर रही होगी। ऐसा ही होगा। राइट? ऐसा होगा कि नहीं होगा कि एक्स की भी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी वो भी पिवट पी में से ही गुजर रही होगी। सबको समझ में आ रही है बात? ओके, सो अब या तो ये हो सकता है कि एक्स पे फोर्स जो है वो यूं हो, ठीक है, या तो ये हो सकता है कि एक्स पे फोर्स जो है वो यूं हो। अब देखो हमने अभी भी बताया कि एक राइट वर्ड फोर्स तो होनी लाजमी, ये तो मुझे लेफ्ट वर्ड फोर्स देगा, तो इसका मतलब लाजिमन क्या हो गया, जो फोर्स होगी वो ऐसी होगी। और देखो, अब देखो, ए भी नहीं हो सकता, डी इज द करेक्ट आंसर। सही है, समझ आया सबको? अच्छा सवाल था। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पिंडल इज अटैच्ड एट वन एंड टू द सेंटर ऑफ अ लीवर ऑफ लेंथ 1.20 मीटर एंड at its other end to the center of a disc of radius 0.20 meter. A string is wrapped around the disc, passes over a pulley, and is attached to a 900 Newton weight. ठीक है. What is the minimum force F applied to each end of the lever that could lift the weight? तो क्या हो रहा है, ये कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व? किसी को कुछ समझ आ रहा है? 0.20 इंटू 900 विल इक्वल टू एफ इंटू 1.20। वेरी गुड अब्दुल्ला, अब्दुल्ला ने जो है वो मोमेंट से सॉल्व किया। अच्छा, ये है पूरी कहानी, ठीक है। एक स्पिंडल, एक लीवर, लीवर कहते हैं इसको, ये स्पिंडल पे ये डिस्क घुमाता है, ठीक है। डिस्क जब घूमती है तो इस पे एक थ्रेड जो है वो रोटेट होता है और उस पे बनता जाता है, ठीक है। अब जो भी वो थ्रेड जैसे जैसे बनता जाएगा ऑब्वियसली ये वेट जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो, दे आर आस्किंग यू फॉर द मिनिमम फोर्स। भाई व्हाट इज द मिनिमम फोर्स एफ जो इसको रेज कर लेगी? मतलब मिनिमम तो ये होती है कि 900.00001, राइट। मिनिमम तो वो ही ना कि बिल्कुल बस रे ऊपर हो जाए, 900 से बिल्कुल ऊपर हो जाए, तो 900 पॉइंट एनीथिंग लेना वो बहुत अनरीजनेबल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि यार जो मिनिमम से मिनिमम भी चाहिए होगी ना, वो तकरीबन तकरीबन 900 न्यूटन चाहिए होगी इधर, लाजमी। 900 न्यूटन पे हिलना नहीं शुरू होगा, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। इट विल नॉट स्टार्ट मूविंग अगर ये ऑलरेडी रेस्ट पे था, ठीक है। उससे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिखना बहुत ही वो हो जाएगा, तो हम 900 न्यूटन से ही करते हैं। ओके, सो इफ आई नीड अ टेंशन ऑफ 900 न्यूटन्स, मैंने आपको पढ़ाया था कि टेंशन जो है वो दोनों एंड्स पे एक्ट करेगी। सो इफ देयर इज अ टेंशन लाइक दिस, इधर भी एक टेंशन होगी जो चाहेगी स्ट्रिंग को कि वो इंटैक्ट करके रखे, राइट। स्ट्रिंग को अगर इधर से खींच रहे हो और इधर से खींच रहे हो तो एक टेंशन डेवलप होती है जो इसको बचाने की कोशिश करती है टूटने से, ठीक है। सेम ओवर हियर। भाई यहाँ पे क्या चाह रहे हो, यहाँ पे ये चाह रहा है कि नीचे तरफ स्टैंड हो जाए तो टेंशन ऊपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे क्या चाह रहे हो, यहाँ पे ये हो रहा है कि डिस्क के ऊपर ये लपेट रहा है, ठीक है। सो ये बेसिकली स्ट्रिंग को इस तरह से लपेट रहा है अपने ऊपर, सो ये स्ट्रिंग को अपनी तरफ एक्सटेंड करना चाह रहा है, सो देयरफॉर ऑपोजिट डायरेक्शन। बहरहाल समझाने का मतलब क्या था कि अगर यहाँ पे 900 न्यूटन की फोर्स है तो ये वाली टेंशन भी 900 न्यूटन की ही होगी। सो ये टेंशन भी आ गई आपकी 900 न्यूटन की। अच्छा, नाउ अब अगर ये देखोगे कि 900 न्यूटन का इसके साथ अगर मैं ये पिवट लूं, इफ आई टेक दिस एज दी पिवट पी, तो ये बनेगा एक मोमेंट, राइट। जो टेंशन की फोर्स है वो इस डिस्क के ऊपर एक मोमेंट बना रही होगी, राइट। और दूसरी चीज ये देखोगे तो बड़ा अच्छे तरीके से नोटिस करोगे कि ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, equal and opposite in direction, act at a distance, have parallel lines of action, act on the same object। कपल हुए ये दोनों, यानी ये दोनों बेसिकली स्पिंडल को के ऊपर टॉर्क लगा रहे, जिसकी वजह से डिस्क घूम रही है, डिस्क इंड्यूस करती है एक टेंशन जिसकी वजह से ब्लॉक रेस होता है। तो बेसिकली पूरी कहानी है, हमने रिवर्स वर्किंग करी, हमने कहा भाई 900 न्यूटन ऊपर की तरफ चाहिए, यहाँ पे भी 900 न्यूटन। ये ऑब्वियसली जब 900 न्यूटन इधर है तो इधर इतना मोमेंट लग रहा होगा, वो मोमेंट कहां से आ रहा है, वो मोमेंट आ रहा है इन दोनों की कपल की टॉर्क से, ठीक है। सो बेसिकली कपल की टॉर्क कैसे निकलेगी? कपल की टॉर्क निकलती है एक फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द फोर्सेस, सो एफ इनटू 1.20, ये टॉर्क आ गई। अच्छा, जरा ये देख लेते हैं कि टॉर्क कौन कौन सी डायरेक्शन में। सो दिस इज अ क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है, दिस इज अ क्लॉकवाइज टॉर्क। सो सम ऑफ क्लॉकवाइज के लेते हैं, या बल्कि ऐसे ही कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज टॉर्क है ना,
सो लेट्स से 1.20 इंटू एफ, ये क्लॉकवाइज किसके बराबर होनी चाहिए? इसको अगर देख लोगे तो ये नजर आ जाएगा कि ये वाली जो है दिस इज एन एंटी क्लॉकवाइज, टेंशन वाली एंटी क्लॉकवाइज। सो ये टेंशन की एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए 900 इंटू इसका मोमेंट आर्म क्या है? इसका मोमेंट आर्म ये रेडियस आ जाएगा जो 0.20 दिया हुआ है, सो 0.20। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? 900 क्यों लिया? बेसिकली देखो अल्मा, हमें ना इसको लिफ्ट करना है, तो वी ऑल नो 900 से थोड़ी सी भी ऊपर होगी ना फोर्स तो लिफ्ट कर देगी, राइट? अब असूलन तो 900.0000001 भी लिफ्ट करेगी, और 901 भी करेगी, 902 भी करेगी, राइट? सो मैंने क्या लिया, मैंने वो बिल्कुल मिनिमम का अंदाजा लगा लिया कि यार जो भी चाहिए ना 900 से हल्की सी भी ऊपर हुई हो जाएगा काम मेरा, है ना? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं उस 0.001 को लिखूंगा, वो थोड़ा मेरे अनमैनेजेबल होगा, तो मैंने डायरेक्टली उसको राउंड ऑफ करके 900 ही लिख लिया कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ 900 तो चाहिए होगी, 900 से थोड़ा सा ऊपर चलेगा ऊपर आ जाएगा ये वाइट वेट, ऐसा ही होगा। डिस्क वाली टेंशन की डायरेक्शन, अच्छा जी, डिस्क वाली टेंशन की डायरेक्शन, हाँ देखो बेसिकली अल्मा, अच्छा चलो दो तरीके हैं इसको देखने के। दो तरीके क्या है कि एक तो ये देखोगी कि जब इस स्पिंडल को घुमाओगे, राइट, जब तुम स्पिंडल को घुमा रहे हो तो ये घूमेगा यूं, इन दिस डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्योंकि देखो ये फोर्सेस यूं घुमाने की कोशिश कर रही है, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के साथ क्या करना चाहेगा? ये चाहेगा स्ट्रिंग मेरे ऊपर लपेट जाए, ऐसा ही होगा। ये स्ट्रिंग को अपनी तरफ खींच के लपेटवाना चाह रहा है। सो बेसिकली एक्सटेंशन जो प्रोड्यूस कर रहा है वो ऐसी एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है इन द स्ट्रिंग। और टेंशन कैसे मार्क होती है? टेंशन हमेशा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन मार्क होती है, ठीक है? एक्चुअली ये भी थोड़ा साफ सुथरा करके लिख रहा हूँ, ये अच्छी चीज है। दिस इज अ क्लॉकवाइज। अच्छा जी, नाउ crane has support carrier load L, a mass provides a balancing load W। एक W है लोड जो बैलेंस करता है, एक लोड L है जो उठाती है क्रेन। The position of the load is such that the system is perfectly balanced with Wx equals to Ly। ठीक है, ये Wx equals to Ly कहां से आया? मोमेंट्स के लिए सॉल्व करके। कैसे? आपको पता है भाई, ये वाला क्या फॉर्म कर रहा है? ये वाला एक एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा, ये वाला एक क्लॉकवाइज फॉर्म करेगा, ठीक है? मुझे ये बताओ, इस पूरी केस में जब इन्होंने ये स्टेटमेंट लिखी है Wx equals to Ly, तो इन्होंने पिवट किधर लिया है? एक फोर्स और भी है आर, वो अगर कैलकुलेशन में नहीं आई तो इसका मतलब है पिवट इसकी लाइन पे कहीं ना कहीं रखा हुआ है। मे बी द पिवट इज ओवर हियर, मे बी द पिवट इज ओवर हियर। उन्होंने इस तरह से रख के कैलकुलेशन करी, करा क्या है, करने की कोशिश करी कि आर के ऊपर रख दिया ताकि आर को हमें क्या करना पड़े, आर को हम निग्लेक्ट कर लें। तो मैं पिवट जो है वो इधर रख रहा हूं, सही है? अच्छा जी, द डिस्टेंस एक्स डज नॉट चेंज, डिस्टेंस एक्स चेंज नहीं करता। इफ द लोड इज मूव्ड फर्दर आउट so that the distance y increases and the crane does not topple, which statement is correct? अच्छा, अब ये कह रहे हैं भाई लोड को हम जो है वो फार एक्सट्रीम एंड पे ले जाते हैं, W का डिस्टेंस चेंज हो, एक्स वाला जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा, लोड L वाला Y जो है वो चेंज हो सकता है, ठीक है? तो वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम ये करें तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही लग रही है आपको? ए बोलता है हॉरिजॉन्टल फोर्स H acts on the base of the support column towards the left. A horizontal force H acts on the base of the support column towards the right. The the reaction force moves to the left. The reaction force R moves to the right. तो इन चारों चीजों में से क्या चीज सेंस बना रही है? ठीक है, अच्छा देखो, इसको सबसे पहले तो ये जानो, इस चीज में हमें सबसे पहले ये समझना है कि जब ये क्रेन इस पोजीशन में थी तब भी नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 था, राइट? क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो थी क्रेन, ऐसा नहीं क्रेन गिर गई कहीं, तो नेट फोर्स 0 थी और नेट मोमेंट भी 0 था, राइट? नेट एम लिख रहा हूं, मोमेंट लिखना पूरा मुश्किल हो रहा है। नेट मोमेंट इक्वल टू 0 था, ठीक है? तो अगर हम नेट फोर्स वाला जो पॉइंट देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि डब्ल्यू एल जो नीचे की तरफ फोर्सेस है वो आर के बराबर, ऑब्वियसली ऐसे होगा, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होंगी लाजमी, वरना नेट फोर्स इक्वल टू 0 वाला पॉइंट नहीं हो सकता। और मोमेंट वाला उन्होंने बता दिया कि ये इस तरह से प्रूव हो रहा है,
ठीक है। अच्छा, अगर मैं ए और बी को देखता हूं तो मैं सबसे पहले फौरन से इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं। क्यों? बिकॉज देखो, अगर एच एक फोर्स हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द लेफ्ट आ गई है, उसको कैंसिल आउट करने वाली कोई और फोर्स राइट की तरफ नहीं है, तो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो वाला ही पॉइंटर इन्होंने वो कर दिया, खराब कर दिया। यहां इन दोनों केसेस में नेट फोर्स इक्वल टू जीरो हो ही नहीं सकती। ये होगा क्रेन लेफ्ट की तरफ चली जाएगी, इसमें होगा क्रेन राइट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, सो ए एंड बी आर डेफिनेटली रॉन्ग, वो नेट फोर्स इक्वल टू जीरो से रॉन्ग प्रूव होगा। अच्छा, फिर अगर हम सी और डी देखते हैं तो इसमें नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो अभी भी है, क्योंकि डब्ल्यू एल है और आर ऊपर है, हमें पहले से ही पता है भाई ये दो डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्स के बराबर थे। इसमें भी नेट फोर्स इक्वल्स टू जीरो वाले पॉइंटर्स इन दोनों में सही सही लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज गलत नहीं है। अच्छा जी, सही है। ओके, नाउ अब इसमें से हो क्या रहा है, ये रिएक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ जाएगी या राइट की तरफ आएगी, होगा क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ये देखो कि जो डब्ल्यू एक्स है, द डब्ल्यू एक्स, दिस इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, हमें ये पता है कि जब एक्स चेंज नहीं कर सकता, सो डब्ल्यू एक्स एंटी क्लॉकवाइज इज अ कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट। डब्ल्यू एक्स एंटी क्लॉकवाइज इज अ कांस्टेंट। अब देखो जो एल वाई, अब देखो हमने दोनों केसेस में एल वाई बढ़ाया है, तो इसका मतलब है कि क्लॉकवाइज मोमेंट जो है वो बड़ा हो गया, राइट? यू हैव इंक्रीज्ड द क्लॉकवाइज मोमेंट, तो एल वाई क्लॉकवाइज हैज इंक्रीज्ड इन ऑल ऑफ द केस सिनेरियोज, एल वाई क्लॉकवाइज हैज इंक्रीज्ड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह करना पड़ेगा कि हमें इस एंटी क्लॉकवाइज जो अब कम पड़ गया है इसके मुकाबले में, हमें और कोई और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए होगा। ठीक है, सो इफ यू सी वेरी क्लोजली, पिवट को अगर मैं वहीं छोड़ दूं जहां पहले था, पिवट को अगर हम वहीं पे रख के करें, तो अब आर को देखो, आर विल प्रोड्यूस अ, ये लो, आर विल प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। इस वाली केस सिनेरियो में आर जो है वो क्लॉकवाइज बना रहा है। आई होप यू कैन सी। ठीक है, इसको पतला करके और थोड़ा सा बना के अंदर, आर विल बी प्रोड्यूसिंग अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, आर का जो है वो क्लॉकवाइज आ रहा है, और इसमें देखोगे तो पिवट अगर वहीं हुआ तो आर का जो है वो एंटी क्लॉकवाइज आएगा, राइट? आर विल कम आउट टू बी एंटी क्लॉकवाइज। और हमें क्या चाहिए था, हमें और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट चाहिए था, ताकि वो ये इंक्रीज एल वाई क्लॉकवाइज को कैंसिल आउट कर सके। सो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसमें नेट मोमेंट जीरो के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, इस केस में नेट मोमेंट इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो इफ द क्रेन डज नॉट टॉपल, हो ये रहा है कि आर जो है वो हल्की सी राइट की तरफ जाती है, ताकि अक्रॉस दैट सेम पिवट क्या हो, आपकी जो है वो मोमेंट्स फिर से बैलेंस आउट हो जाएं। सो द आंसर इज डी। समझ आया सबको? कोई प्रॉब्लम?